Good morning, class. Today I am going to start chapter 3 Nationalism in India part 2. फर्स्ट पार्ट बच्चे मैंने आपका इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का, जिसमें मैंने थोड़ा सा इसको सम अप किया था आपकी एट्थ की हिस्ट्री के साथ जो भी आपने पढ़ी थी। और मैंने इसमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूल का बिगनिंग पॉइंट बताया कि कैसे वो इंडिया में आए और उन्होंने किस तरह से इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। एंड आगे उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ाया, अपना ब्रिटिश ट्रेड भी बढ़ाया, और कैसे कैसे वो हमारे इंडिया को कैप्चर करते गए। बहुत ही अनफेयर मेथड्स उन्होंने यूज़ किए और बहुत ही क्रूएलिटी के साथ उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया और हमें उन्होंने इंसल्ट भी किया साथ के साथ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स स्टार्ट। रॉलेट एक्ट। सबसे पहला हम जो इवेंट कह लो या कह लो कि हम जो मूवमेंट करेंगे, सबसे पहला था रॉलेट एक्ट। ये एक्ट 1919 फरवरी में स्टार्ट हुआ और इसको इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया। इस एक्ट में क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेस कर सकते हैं। मीनिंग, अगर कोई भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं या कोई भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको ये पावर दी गई ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट की आर्मी को और उनके पुलिसमैन को, कि विदाउट एनी ट्रायल, यानी कि बिना किसी कसूर के, अगर तुम्हें किसी पे शक होता है कि वो हमारे लिए थ्रेट बन सकता है नियर फ्यूचर या हमारे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर सकता है या कर रहा है, तुम उसको उठा के बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दो। तो एक ये ऐसा एक्ट था कि लोग नॉर्मली भी इकट्ठे होके मार्केट में खड़े हो जाते थे, कहीं खड़े हो जाते थे, तो लोगों उनको यही लगने लगा था ये हमारे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और ये कुछ अजीब सा काम करने वाले हैं, चलो उठाओ और जेल में बंद कर दो। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? ये एक ऐसा एक्ट था जिसने कहीं ना कहीं इंडिया को फिर से एक ये सिंबलाइज करने की कोशिश की कि हम गुलाम हैं और अब हम कभी भी इस चीज़ से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इस रॉलेट एक्ट के? बहुत से फ्रीडम फाइटर्स ने इस एक्ट के अगेंस्ट में आवाज़ उठाई और प्रोटेस्ट किया, और फाइनल कॉन्सिक्वेंस ये हुआ जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया, गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट जो थी इस लॉन्च कर दी पूरे इंडिया में, और वो भी इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में थे। जितने भी वर्कर्स थे, इंडियन वर्कर्स जो रेलवे वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे, ऑल दैट पीपल वेंट ऑन स्ट्राइक। ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड लोकल लीडर्स ऑफ अमृतसर। महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। ठीक है। मार्शल लॉ वॉज इम्पोज बाय जनरल डायर। जनरल डायर ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और गांधी जी को भी जेल में डाल दिया और इन्होंने पकड़ लिया था। और ये सारे इवेंट्स जो थे होने शुरू हुए। तो बच्चे, मैं आपको आज एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ो उसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट इन द सेंस टू मेक योर थिंग्स वेरी वेरी ईजी, to make your thing very very effective from the point of view of your board examination. You have to make your presentation superb, which creates a very good impression in the mind, on the mind of the invigilator as well as your checker. देखो बेटा, in history you have to maintain the quantity as well as the quality of the question. So some teachers lay stress on the quantity and some on quality. So to maintain both the things you have to follow this concept. Sometimes बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हिस्ट्री में कि मैम हम क्या लिखें, कितना लिखें और कैसे लिखें। समटाइम्स हमें क्वेश्चन आता है तो हमें समझ नहीं आता उसमें क्या लिखना है। अगर सपोज आपको क्वेश्चन आए डिस्कस द रॉलेट एक्ट, तो वो 3 मार्क्स में है तो आपको समझ ही नहीं आ रहा है आप कैसे लिखना है, क्या लिखना है, या 5 मार्क्स में आ गया। तो एक तो आप लोग क्या करते हो, जब उसको पैराग्राफ में लिखने लगते हो तो आप उसका इंट्रोडक्शन ही एक पैराग्राफ में बना देते हो, एंड समटाइम्स यू आर अनेबल टू रिटेन द थिंग्स फॉर अ लॉन्गर टाइम. You might be confused in terms of dates, place, and the name of the leader. To avoid all that confusion and to discourage rote learning, I give you a format to attempt the question, as well as it will helpful for you to learn and retain for a longer time, and it is very helpful for you all to complete your paper on time. To avoid the wastage of time, it's a best solution to learn history and to attempt the question of history in the final board examination. So please follow this format. I hope it will helpful for you. And
दिस फॉर्मेट हेल्प यू टू लर्न ऑल द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इस फॉर्मेट में बच्चे आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत इजीली लर्न कर सकते हो। आपको अगर क्वेश्चन आए राइट डाउन द फीचर्स ऑफ रॉलेट एक्ट, ठीक है, 2-3 मार्क्स में, तो आप ये फीचर वाला पॉइंट उठा के उसमें लिख लो। आपको आए व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड, ठीक है, February 1919, 1 मार्क्स क्वेश्चन। हु पास दिस एक्ट, Imperial Legislative Council, ठीक है। What were the consequences of Rowlatt Act, in 3 मार्क क्वेश्चन। तो कॉन्सिक्वेंसेस वाला पैराग्राफ उठा के एज इट इज लिख दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक ही पूरे टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो दिस फ्लो चार्ट हेल्प यू टू लर्न, टू मेक योर थिंग्स वेरी इजी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस फ्री एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो अगर आपको आएगा डिस्कस द रॉलेट एक्ट इन डिटेल, सो यू हैव टू राइट द होल थिंग्स। इसमें बेटा मार्किंग स्कीम कुछ इस तरीके से रहता है। इफ़ यू राइट द नेम ऑफ द मूवमेंट करेक्टली देन हाफ मार्क्स, डेट ठीक लिखा है हाफ मार्क्स, इम्प्लीमेंटेशन या उसको किसने पास किया वो ठीक लिखा है हाफ मार्क्स। हाफ हाफ करते करते, ठीक है, यहाँ पे प्लेस नहीं दिया हुआ, तो ऐसे करते करते 2 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाते हैं आपके, ठीक है। और फिर बच्चे 5 में से 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स इज फॉर योर फीचर्स, कॉन्सिक्वेंसेज, रीजंस, ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, इनके। तो इस तरीके से डिवीजन होता है। तो समटाइम्स आप एक ही पैराग्राफ लिख देते हो इंट्रोडक्शन में, फिर आप कहते हो मैडम इतना बड़ा लिखा था आंसर हमने, और हमें 2 ही मार्क्स मिले। वो इसीलिए मिले बेटा क्योंकि आपने उसमें मेन कंटेंट को कवर अप नहीं किया। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए। इट विल हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न हिस्ट्री in a better way and make your presentation very very effective from the point of view of your examination. Now come to the next, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट को जब इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, उसके बाद बैसाखी वाले दिन अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के लिए, प्रेयर्स करने के लिए बहुत से लोग इकट्ठे हुए। तो वहाँ पे जलियांवाला बाग में जनरली लोग जनरल डायर से बात करने गए थे, और बैसाखी का जो मेला था वो अटेंड करने गए थे, और वहाँ पे बात करना चाहते थे जनरल डायर से, और रिक्वेस्ट करने गए थे कि प्लीज़ ये जो आपने मार्शल लॉ इम्पोज किया है प्लीज़ इसको हटा दो, और प्लीज़ कुछ हमारे बारे में सोचो, ये हमारे इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और हमारे कह लो कि लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्लस हम ऐसे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, अच्छे से रह नहीं पाएंगे अपनी कंट्री में। तो जनरल डायर जो था वो बहुत ही कॉन्स्पिरेटिव माइंड से आया था, ठीक है, षड्यंत्र रच के पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करके उसने देखा कि लोग आएंगे। उसने पहले ही जो मेन डोर्स थे जलियांवाला बाग के वो बंद करवा दी, और पीछे के दरवाजे से वो वेपन्स लेके, टैंक लेके अंदर चला गया था। जैसे ही लोगों ने वहाँ पे बोलना शुरू किया, अपनी बातें रखनी शुरू की, जनरल डायर ने और ऑर्डर दे दिया फायर। और क्या हुआ, जैसे ही फायर का ऑर्डर मिला वहाँ से गोलियाँ चलनी शुरू हो गई। हज़ारों लोग इस इंसिडेंट में मारे गए, बहुत से बच्चे मारे गए। वहाँ पे कुआं था जलियांवाला बाग में, बहुत से लोगों ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, तो वो लोग वैसे ही मर गए। और कुछ लोग वहाँ पे जैसे गोलियाँ चलनी शुरू हुई, भगदड़ मची, पैनिक हो गए लोग, और कुछ लोग तो पैरों के नीचे गिर के आपस में धक्का मुक्की हुई और वो गिर गए और पैरों के नीचे कुचल के ही मर गए वो लोग। Next is your non-cooperation movement. What is the meaning of non-cooperation? Once again, same thing. If you understand the meaning of the title, you can understand the whole concept within a second. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? नॉन कॉपरेशन का मतलब है जो ब्रिटिशर्स हमें कहेंगे हम उसके उल्टे चलेंगे, ऑपोजिट रिएक्शन देना उनकी चीज़ों के लिए, उनकी किसी भी बात में कॉपरेट नहीं करना, हाँ नहीं मिलानी, उनका साथ नहीं देना इन शॉर्ट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 5 सितंबर 1920 को शुरू किया गया इंडिया में। महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और ऑब्जेक्टिव जो थे इस मूवमेंट को शुरू करने के वो थे सेल्फ गवर्नेंस और फुल इंडिपेंडेंस, कि हमें पूरी आज़ादी मिले और गवर्नमेंट जो है वो हमारी अपनी हो, हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, और हम अपने इंडिया के लोगों के अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं। और इस मूवमेंट का इम्पैक्ट कुछ इस तरीके से रहा। गांधी जी को बहुत से टाइटल्स मिले थे, अवार्ड्स मिले थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, जिनको गांधी जी ने सरेंडर कर दिया, यानी कि लेने से मना कर दिया, ठीक है। बहुत से लोग अपनी सिविल सर्विसेज में से
छोड़ के आ गए अपनी नौकरियां। लोगों ने फॉरेन गुड्स, मैंने आपको फर्स्ट लाइन में बताया था कि कैसे है ये हम एक्सप्लॉइट करते थे और ब्रिटेन से मटेरियल बना के इंडिया में बेचते थे। इंडियन मार्केट में लोगों ने इनके फॉरेन गुड्स यूज़ करने छोड़ दिए, कहा हमें तुम्हारे फॉरेन गुड्स की ज़रूरत नहीं है, हम अपने इंडिया के गुड्स को ही यूज़ करेंगे। बच्चों ने स्कूल से बाइकआउट कर दिया और उस टाइम पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग जो थे, ये जो यूथ था, ये बहुत इंस्पायर्ड हुआ। जलियांवाला बाग के बाद ये लोग बहुत गुस्से में थे और फाइनली इन लोगों ने क्या किया, स्कूल कॉलेजेस छोड़ दिए थे। ठीक है, बाइकआउट ऑफ पुलिस, आर्मी, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। पुलिस में जो लोग थे, आर्मी में जो लोग थे, कोर्ट्स में काम करते थे, जितने भी इंडियंस थे जो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, उन सब लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट छोड़ दिया और कांग्रेस लीडर्स ने काउंसिल इलेक्शन से बाइकआउट कर दिया। नेक्स्ट इज योर सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च को डांडी मार्च भी कहते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी कहते हैं एंड सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट भी कहते हैं। ओके, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू। बेटा अगर आपको आए विच एक्ट इज नोन एज ब्लैक लॉ, तो ब्लैक लॉ का मतलब था अंधा कानून। ठीक है, ब्लैक लॉ। तो ब्लैक लॉ जो था वो रॉलेक्ट एक्ट को माना गया, अंधा कानून, बिना किसी कसूर के किसी को भी उठा के जेल में डाल दो, कैसे किसी को इंसल्ट कर दो, मिसट्रीट करो, मिसबिहेव करो, तो ब्लैक लॉ जो है वो रॉलेक्ट एक्ट को बोला जाता है। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज अनदर नेम ऑफ रॉलेक्ट एक्ट, तो आप लिखोगे ब्लैक लॉ। ठीक है, नाउ कम टू दिस टॉपिक, सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। तो वैसे ही सॉल्ट दांडी मार्च की दूसरा नाम क्या था, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट। ये 12 मार्च को 1930 को शुरू की गई और 5 अप्रैल 1930 को फाइनली साबरमती आश्रम, गुजरात से शुरू की थी महात्मा गांधी ने, और साबरमती आश्रम पहुंच के वहाँ पे गांधी जी ने सॉल्ट लॉ मैन्युफैक्चर किया और ब्रिटिश लॉ को वायलेट किया। अब आप बोलोगे ये सॉल्ट लॉ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? देखो, हमारा जो गुजरात वाला पोर्शन है वो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन वहाँ ख़त्म होता है, अरेबियन सी शुरू होते हैं, तो इंडियन ओशन और अरेबियन सी का कॉम्बिनेशन है। तो हमारे जितना भी कोस्टल रीजन है, जो हमारा इंडियन ओशन और अरेबियन सी है, इनका जो वाटर है उसका जो कह लो टेक्स्चर है वो बड़ा सिलाइन है, तो नमकीन पानी है। और वहाँ पे जो सॉल्ट है उसकी प्रोडक्शन की आप कह लो हमें गॉड से गिफ्टेड है वो। ठीक है, इतना ज़्यादा सॉल्ट प्रोडक्शन होता था, हम बहुत रिच थे सॉल्ट प्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ सी शोर। ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी कि उस एरिया में इस चीज़ की मतलब आप कह लो हमें गॉड गिफ्टेड है और हम इनरिच्ड हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, घर हमारा बेटा, सी शोर हमारा, कंट्री हमारी, सारे रिसोर्सेज हमारे, उन्होंने एक नया लॉ इम्पोज कर दिया कि सॉल्ट के ऊपर डबल लगान देना पड़ेगा, यानी कि टैक्सेशन इंक्रीज कर दी सॉल्ट के ऊपर। तो गांधी जी को बहुत गुस्सा आया इस बात से, तो गांधी जी ने सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट किया और उन्होंने वहाँ जाके ब्रिटिश का ये जो लॉ था उसके वॉयलेट, उसको क्या कह लो उस लॉ को तोड़ दिया। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, लोगों ने ब्रिटिशर्स के गुड्स को यूज़ करना बंद कर दिया, लोगों ने कह दिया हम नहीं देंगे लगान। इस तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि लोगों ने ब्रिटिशर्स को जो टैक्सेस था, लगान था, आपने आमिर खान की मूवी देखी होगी अगर लगान, तो आपको समझ आ जाएगा लगान क्या होता है। तो उन्होंने टैक्सेस देना बंद कर दिया और उसके बाद ये एक ऐसी मूवमेंट बनी जिसने पूरे नेशन को इकट्ठे कर दिया, लोगों को आपस में जोड़ दिया और लोग एक साथ होकर यूनिटी के साथ सामने आए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे। और वहाँ पे जितनी भी लीकर शॉप्स थी, शराब की दुकानें थी, वो बंद कर दी गई, उनको बैन कर दिया गया। और गांधी जी ने वहाँ पर जितने भी फॉरेन गुड्स थे उनको जला दिया वहाँ। ठीक है, और कपड़े थे जो भी था उनको जला दिया। इसका इकोनॉमिकल इफेक्ट कुछ इस तरह का हुआ, हमने उनके ब्रिटिशर्स के कपड़े, सामान सब कुछ यूज़ करना छोड़ दिया, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, उनको हमने टैक्सेस पे करने छोड़ दिए। तो वहाँ पे जो ब्रिटेन में उनकी इंडस्ट्रीज चल रही थी वो ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चली गई, उनकी इनकम सोर्सेज ख़त्म हो गए। Thank you so much. I hope you like this video and you uh, learn about this thing, or you can say you can understand the whole concept of the movements जो मैंने movements आपके साथ discuss किए हैं. If you have any kind of query, you can comment me on the comment section box, and please like, share, subscribe my channel Simplified Social Sciences by Sakshi Sharma, and please press the bell icon. If you press the bell icon, you will automatically get the notification of the next video. Thank you so much. Have a nice day. Stay home, stay safe, and be alert. Save lives. Thank you so much.